दोस्तों, कोकोशिबो को हराना कोई आसान काम नहीं था और इसके खिलाफ जो फाइट हुई उसमें डीमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ सबसे स्ट्रांग मेंबर्स ने मिलकर लड़ी थी और उनमें से भी कुछ कम ही लोगों ने इस फाइट में सरवाइव कर पाए थे आगे जाकर। ये इतनी इंटेंस फाइट थी कि आप एक पल के लिए भी अपनी आंखें इसमें से हटा नहीं पाओगे। और एक चीज़ और, इस फाइट को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं इसको पूरा कवर करना चाहूँ तो अगली पार्ट इसका मैं जल्द डालने की कोशिश करूँगा। तब तक डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो कोकोशिबो को सबसे पहले फेस करता है टोकिटो और उसको देखकर टोकिटो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके इस घबराने का कारण वो बताता है कि कोकोशिबो बाकी सारे डीमंस से इंक्लूडिंग सभी अपर मून से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसको अपने और कोकोशिबो के बीच का पावर लेवल साफ साफ दिख रहा था कि उसके सामने वो सिंपली स्टैंड भी नहीं कर पा रहा था और उसकी बॉडी भी उससे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ कर रही थी। लेकिन कोकोशिबो उससे उसका नाम पूछता है और वो टोकिटो को बताता है कि वो उसका पूर्वज है। जी हाँ। और वो टोकिटो को एक्सप्लेन करता है कि जो बच्चों को वो पीछे छोड़ के चला गया था वो उसी के बच्चों का डिसेंडेंट है। ये सुनकर टोकिटो एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन उस समय वो अपने आप को स्टेबल करता है। ये देखकर कोकोशिबो बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन तुरंत टोकिटो उस पर अटैक करने आ जाता है। बट कोकोशिबो बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे आ जाता है। बट स्टिल टोकिटो फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन सेम वही चीज़ होती है, वो बड़ी आसानी से उसको डॉज कर लेता है। बट कोकोशिबो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है टोकिटो की टेक्निक से, क्योंकि जो उसने 14 साल की उम्र में जो अकम्प्लिश किया है, ये सब टेक्निकें मास्टर करना ये बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद टोकिटो अपनी डीमन स्लेयर मार्क को अनलीश करता है और उससे लड़ने चला जाता है, लेकिन उसकी ब्लेड उसे छू भी नहीं पा रही थी और कोई भी चीज़ें उस पर वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही कोकोशिबो अपना ब्लेड निकालता है, वो पहले ही अटैक में उसका एक हाथ काट देता है, जो कि ये कोकोशिबो का फर्स्ट फॉर्म ही होता है और अभी 15 फॉर्म बचे हैं उसके आने के उसके अगेंस्ट। लेकिन उसके तुरंत बाद वो अपने हाथ की ब्लीडिंग को रोकता है कोई टाइट सा कपड़ा बांधकर उस पे, जिस पर कोकोशिबो उसके गट्स की तारीफ करता है कि बहुत अच्छा गट्स है तुम्हारे अंदर। और उसके तुरंत बाद वो कोकोशिबो पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन कोकोशिबो उसी की तलवार को उसी के हाथ से निकाल कर उसके अंदर ही स्टैब करके उसको एक पिलर पर टांग देता है। और ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कोकोशिबो और टोकिटो को, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ कोकोशिबो उसे ऑफर कर रहा होता है डीमन में बदलने के लिए, और वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुम डीमन बन जाओगे तो तुम्हारी हाथ की ब्लीडिंग है वो वापस से रुक जाएगी और तुम अपने हाथ को भी वापस से जनरेट कर पाओगे और मुजान भी तुम्हें अपना ही लेगा। लेकिन हम पीछे देखते हैं गेनिया को, जो कि एक शॉट लेने के लिए तैयार होता है ये कोकोशिबो के ऊपर, बट सडनली उसका हाथ कट जाता है और उसके पीछे खड़ा होता है कोकोशिबो। और ये देखकर टोकिटो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं गेनिया को, जो कि उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है अपने स्वॉर्ड के थ्रू, बट कोकोशिबो उसका वो हाथ भी काट देता है। और कोकोशिबो ये बात समझ जाता है कि ये बंदा डीमंस को खा रहा है काफ़ी टाइम से, इसीलिए वो उसे तुरंत बीच में से काट देता है। लेकिन वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि जब उसको पहले भी एक ऐसे बंदा मिला था जो डीमंस को खा रहा था, उसे जब उसने इसी तरह से मारा था तब वो तो मर गया था, लेकिन तुम्हारे केस में शायद ये चीज़ डिफरेंट है, मुझे लगता है तुम्हारा गला ही काटना होगा। लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तुरंत हमारे एंट्री होती है सानिमी की, और यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील होती है हमारे सामने। जहाँ आपने हमेशा सानिमी को देखा होगा गेनिया को हमेशा नफरत करते हुए, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही थी। सानिमी ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो गेनिया को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो उसे एक अच्छी फैमिली लाइफ देने सके जो उसे कभी नहीं मिल सकी। वो चाहता था कि वो एक अच्छी मैरिड लाइफ जिए जहाँ वो अपने बच्चों के साथ रहे और एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करे। और ये सुनकर गेनिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सानिमी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो वो एक दूसरे के अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन जब दोनों की ब्लेड आपस में टकराती है तब सानिमी उसके ब्लेड को देखता है और कहता है बहुत भद्दी ब्लेड है तुम्हारी, और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और कोकोशिबो भी उसकी स्किल्स की तारीफ करता है और ऑन दी अदर हैंड सानिमी भी इस बैटल को काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा होता है और सानिमी भी उसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो उसको एक स्क्रैच भी नहीं दे पा रहा होता है। लेकिन जब कोकोशिबो अपना 6th फॉर्म यूज़ करता है और उस पर अटैक करता है तब सानिमी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद कोकोशिबो के पल्सेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसका कारण सानिमी खुद होता है। उसकी ब्लड
एक रेयर टाइप की होती है, जो कोई भी डीमन उसकी ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। बट इतनी चोट के बावजूद भी वो कुकुशिबू के ऊपर काफ़ी तगड़े अटैक कर रहा होता है। पर कुकुशिबू भी ये समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने अपनी ब्लीडिंग कैसे रोकी और ये कैसे मुझसे फाइट कर पा रहा है। पर एक अटैक के टाइम कुकुशिबू उसके स्वॉर्ड को अपने पैर से ज़मीन पर रोक देता है और वो उसके नेक पे एम कर रहा होता है मारने के लिए। बट सानिमी उसको ब्लॉक कर देता है गेनिया के गन से और उस पर एक शॉट देता है। बट कुकुशिबू उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अपने स्वॉर्ड के थ्रू और उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आती है और कुकुशिबू तुरंत उसको अपने नेक्स्ट अटैक से पीछे फेंक देता है। और तभी एंट्री होती है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन करंट टाइम यानी कि ग्योमी की। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का पहला पार्ट। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका अगला पार्ट अगले हफ्ते ही लाने की कोशिश करूंगा। So make sure to like and subscribe to the channel, and also share this video to your friends and someone related to the Demon Slayer fans also। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।